तो बेटा आज का हम लोगों का टॉपिक है वही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसमें जो हम लोगों की पिछले वीडियो में बात हुई थी कि आपसे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड चीज़ों का डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो वो डिटेल के पर्पज़ से एक सीट बनाई है, वो आपको अभी हम इसी के साथ में अटैच भी कर देंगे। लेकिन इनमें पॉइंट वाइज कुछ आप इसमें समझते चलिए। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें सबसे नंबर 1 पे अपनी सीट पे देखते चलो, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट, दिस अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट एरिया और वो प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हमने 3 कॉलम जो दे रखे हैं कि रिलेटेड एक्टिविटी इसकी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट की, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। इसके बाद फिर आ जाइए पॉइंट नंबर 2, गिवन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दैट इज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब क्या हैं, एक्सपेंस हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, जो हमारी बेसिक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इससे रिलेटेड है। तो इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि ऑपरेटिंग से ही रिलेट करता है। पॉइंट नंबर 3 देखो ध्यान से, इसमें दिया है डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एमोर्टाइजेशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दैट इज प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब कुछ हो सकता है। तो इन सब पे जो टेंजिबल एसेट्स पे आप चार्ज करते हो, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन, टेंजिबल पे, है ना। इन केस ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स आपका एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज एक्चुअली इन केस ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब कुछ जो हमारा होता है। तो और इसी में एक हमने लिया है इसी ब्लॉक में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, तो ये भी आपने राइट ऑफ किया। तो ये सब कुछ हमारा ऑपरेटिंग लॉस में तो कवर्ड है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ कैश, क्योंकि डेप्रिसिएशन के केस में, अमोर्टाइजेशन के केस में कुछ भी आपने राइट ऑफ किया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, है ना, तो यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ कैश नहीं होता, लेकिन आप उसको प्रॉफिट लॉस में दिखाते हो। तो इस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जनरली इन केस कोई बिजनेस यूनिट इस्टेब्लिश कर रहा है, तो उसके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले के जो खर्चे हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोले जाते हैं। और आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जैसे जब कंपनी एक शेयर इशू करती है, ठीक, शेयर इशू वाली स्टेज के आने के पहले काफ़ी खर्चे होते हैं उसके, वो सब कुछ किस कैटेगरी में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इनका नेचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आप दिखाते हो ना एसेट्स में, तो आखिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, हमारे दीज एक्सपेंसेस सीम्स टू बी ऑफ अपेरेंटली इट सीम्स टू बी ऑफ रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन इनके बेनिफिट्स हमको अगली कई ईयर्स तक मिलने होते हैं, तो वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोले जाते हैं, ठीक। तो इनको हम ईयर बाय ईयर राइट ऑफ करते हैं। तो अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का ऐसा कुछ दे रखा है, तो वो भी जब आप राइट ऑफ करोगे, तो राइट ऑफ कहाँ से कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस से, ठीक, लेकिन उसमें कोई आपका आउटफ्लो नहीं होता, नॉन कैश है, ठीक। तो इसलिए इनका जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हो तो इसको सरप्लस में ऐड कर देते हो। अब पॉइंट नंबर 4, इसमें दिया है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VRS एक बड़ा पहले पॉपुलर था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, ये जनरली बैंकिंग सेक्टर में बड़ा अडॉप्ट किया गया था। तो VRS क्या है कि कोई एम्प्लॉय, अगर कंपनी ने ऐसी कोई स्कीम रखी हुई है कि अपनी रिटायरिंग एज के पहले अगर रिटायर होना चाहता है, तो कंपनी वो एक उसको लमसम अमाउंट देती थी, एक बड़ी हैंडसम अमाउंट होती थी, वो लेकर के आप रिटायर हो जाइए, ठीक। तो अगर ऐसी कोई स्कीम है कंपनी के पास और कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में किसी को कंपनसेशन दिया है, तो इट इज़ अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि ये आपका नॉर्मल जो ऑपरेटिंग कोर्स है उसमें आपका ये खर्चा उससे डायरेक्ट रिलेट नहीं करता, ठीक। तो आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरीके ट्रीट करोगे और इसको प्लस करोगे सरप्लस में, ठीक। और इसका सेम ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप आखिरी में आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में, तब इसको माइनस करते हो, क्योंकि पैसा तो गया आपके पास से, हटाना तो पड़ेगा, है ना। तो ये 4th आइटम। 5th है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो आपको मालूम है कि जो हमारी एसेट से रिलेटेड कुछ भी है, फिक्स एसेट से रिलेटेड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, तो इसमें आपका जो भी फ्लो हुआ वो इन्वेस्टिंग में ट्रीट किया जाता है।
लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हम दिखाया हमने प्रॉफिट लॉस में, तो ये भी आपकी ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, और इसको आप क्या करते हैं? सरप्लस में प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए 6th पॉइंट, लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। जब कंपनी ने कोई डिवेंचर्स इशू किए तो उस पर कोई लॉसेज हैं, उसके डिस्काउंट दी उसने, है ना, या इसके प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, तो जो आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है वो तो हमारा लॉस है, ठीक। तो उसका जो भी कुछ आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा रखा है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो उसमें कवर होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, ठीक। तो इसमें रिलेटेड एक्टिविटी के कॉलम में आपको दिख रहा है नो फ्लो ऑफ कैश, नंबर 1 बात, क्योंकि ये जो भी डिस्काउंट आपने दी है ना, उस डिस्काउंट का कहीं पैसे का तो मूवमेंट हुआ नहीं, तो नो फ्लो ऑफ कैश फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इट बिलोंग्स टू योर लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और सब्जेक्ट टू बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपने पढ़ा कि जो भी हमने डिस्काउंट दी या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये वाला लॉस है, तो इस लॉस को सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं थ्रू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो आगे फिर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से अमाउंट लेते हो वो, ठीक। तो अगर उसका कुछ इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आया है तो ओनली दैट पोर्शन इज टू बी एडेड while calculating cash flow from operation because this amount does not belongs to your operating activity। क्लियर है ना? नेक्स्ट 7th पॉइंट देखो, इंटरेस्ट ऑन बारोइंग्स, ठीक। इंटरेस्ट ऑन बारोइंग्स में आप देखें क्या क्या है, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट, बैंक लोन पे इंटरेस्ट, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट, कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट, अदर्स किसी से हमको लोन मिला है ना, उस पर आपने जो इंटरेस्ट दिया, तो दैट इंटरेस्ट does not belongs to your operating activity and it is related to financing activity, है ना। तो क्या करेंगे, चूँकि आपने प्रॉफिट लॉस में दिखा रखा है तो इसको आप सरप्लस में प्लस कर देंगे। इट इज़ आउटफ्लो ऑफ कैश, बिल्कुल, बट इट बिलोंग्स टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट 8th, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आप जो भी प्रोविज़न वगैरह बनाते हो तो प्रोविज़न के केस में होता क्या है, ये एस्टिमेटेड फ्यूचर एक्सपेंस या एस्टिमेटेड फ्यूचर लायबिलिटी, उसके लिए आप कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हो एंड दिस अमाउंट इज़ प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसमें ये बेटा समझिए, ये एक्चुअल में कोई लॉस, इसमें आपका फ्लो ऑफ कैश इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आपने अमाउंट केवल प्रोवाइड करी है, अमाउंट आपके पास ही है, आप कहीं किसी को दिया नहीं है आपने अभी। सो इट इन्वॉल्व्स नो फ्लो ऑफ कैश, हेंस इट विल बी एडेड टू योर सरप्लस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 9, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स करेंट ईयर। प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड ऑलरेडी डिसाइडेड, फिक्स होता है, तो जो करेंट ईयर में प्रेफरेंस शेयर्स का जो भी आपका रहा उस पे आपका डिविडेंड, ठीक, नंबर 1। दूसरा, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो बिफोर एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, जो ड्यूरिंग द ईयर हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और पे करते हैं, तो वो हमारा इंटरिम डिविडेंड होता है। तो इंटरिम डिविडेंड किस पे देते हैं आप? इक्विटी शेयर्स पे, वो डिविडेंड। और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ लास्ट ईयर, है ना, इक्विटी शेयर्स ऑफ लास्ट ईयर, इसमें डिविडेंड कौन सा लेंगे आप? लास्ट ईयर का डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स पे जो आप जिसके लिए प्रपोज डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड और एजीएम वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उस डिविडेंड के लिए आप इक्विटी शेयर्स कौन से देखेंगे कि जो हमारे लास्ट ईयर का डिविडेंड था वो लास्ट ईयर वाला आप करंट ईयर में अप्रोप्रिएट करते हो, पे करते हो। करंट ईयर में जो भी आपका प्रपोज डिविडेंड होता है, प्रपोज डिविडेंड का आप समझ लीजिए अच्छे से, जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है इसका अप्रोप्रिएशन और पेमेंट आप कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए करंट ईयर वाला आप नहीं ट्रीट करते, बल्कि लास्ट ईयर वाला जो प्रपोज्ड और पेड है उसको अप्रोप्रिएट करोगे और पे करोगे, ठीक। तो ये तीनों बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये रिलेटेड एक्टिविटी है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ये आउटफ्लो ऑफ कैश है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना होता है तो हम इसको प्लस कर देते हैं सरप्लस में, ठीक। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, पेमेंट फॉर बाई बैक ऑफ शेयर्स। अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स बाई बैक कर रही है, बाई बैक इज परमिटेड टू ए कंपनी ओनली आफ्टर फुलफिलिंग द लीगल प्रोविजंस इन दिस केस, कि उसको सेबी से क्या परमिशन लेनी है, आरओसी को क्या इन्फॉर्म करना है। तो कभी कभी कंपनी क्या होता है, अगर उसके पास सरप्लस प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारा रिजर्व है,
तो कंपनी को ये परमिशन मिल जाती है कि आप अपने ही शेयर्स बाई बैक कर सकते हो। इन नॉर्मल कोर्स कंपनी कांट डू दिस। ऐसे क्या होगा, नहीं तो वो कैपिटल मार्केट में बड़ा अपने शेयर्स की रेट बढ़ा देंगे ऐसे, है ना, तो उन पे बड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन इफ़ सर्टेन प्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड कंपनी कैन बाई इट्स ओन शेयर्स। तो अगर ऐसा कुछ किया है और पेमेंट किया है तो जनरली वो अमाउंट यहाँ से वो लोग निकालते हैं, तो वो भी हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है कि आप अपने शेयर्स जो खरीदे, ठीक। तो बीइंग ए पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी इट इज़ टू बी एडेड विद सरप्लस बिकॉज डज नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आइए 11th पॉइंट, इसमें दिया है ट्रांसफ़र टू रिजर्व। तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व इट इज़ सिंपली एन अप्रोप्रिएशन। तो आप प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन कर रहे हो और प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहे हो जनरल रिजर्व में या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो लेते कहाँ से हो आप ये अमाउंट? प्रॉफिट लॉस से ही तो ली जाती है ना। लेकिन ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, नंबर एक। दूसरा, नो फ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एडेड विथ सरप्लस, ठीक। तो ये आपकी प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के डेबिट का हिसाब किताब है। हमने इसको इसी फॉर्मेट में बनाया है जिससे प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में बनाया है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आप उतना क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आपने प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको मालूम है डेबिट में क्या अप्रोप्रिएट करते हो, सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से समझ सकते हो और अकॉर्डिंगली आप आगे इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, राइट साइड आ जाए तो इसमें जो 12th पॉइंट दे रखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब हमारा क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है। और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम डिस्काउंट और कमीशन हमें मिलता भी है और हम अलाउ भी करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल एक्सपेंस हो गया, ऑपरेटिंग है, इसको आप कुछ नहीं करोगे। पॉइंट नंबर 13, इसमें कई दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। इनकम टैक्स रिफंड है ना, क्रेडिट में आप दिखा दिया आपने। बैड डेट रिकवर्ड, ये भी हम प्रॉफिट लॉस में इनकम में दिखाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ठीक। अर्थक्वेक कंपनसेशन रिसीव्ड। तो ये सब कुछ, ये सब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरीके आप इसको शो करते हैं। और चूंकि ये हमारा रिसीट साइड दे रखा है, इनकम साइड दे रखा है प्रॉफिट में, तो आप इसको सरप्लस से माइनस करते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक। एक पॉइंट इसमें और है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व्स। अब जैसे तुमने देखा कि जो भी हम ट्रांसफ़र टू रिज़र्व है, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व प्रॉफिट लॉस के हम इधर दिखाते हैं क्योंकि प्रॉफिट से इतना अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक। वहाँ पे भी नो फ्लो ऑफ कैश था। इसमें क्या है कि अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ी तो जो हमने रिजर्व बना रखे हैं उससे कभी कभी हम रिजर्व प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं थे बहुत सारी चीज़ों को मीट आउट करने के लिए। तो हमने जो पुराने रिजर्व्स थे, पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, वो यहाँ पे शो किया। तो वो आपका करंट की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था, दैट्स वाई इट इज़ टू बी डिडक्टेड, है ना। तो आपकी इसमें कवर्ड है, दैट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसको लेस करते हो आप सरप्लस से। फिर आइए देखिए 14 पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट भी तो आप इस साइड दिखाते हो क्रेडिट में, ठीक, लेकिन वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमने एसेट बेची तो एसेट्स वगैरह किस में आती हैं, एसेट्स वगैरह आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, वो भी ऑपरेटिंग का नहीं है, आप सरप्लस से माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट हमको कब रिसीव हुआ, जब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने में इसको सरप्लस से माइनस कर देते हो। नेक्स्ट आइए 15th पॉइंट, क्लेम अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अर्थक्वेक। अभी ऊपर आपने देखा था अर्थक्वेक कंपनसेशन रिसीव्ड, वो हमने नॉर्मल माना था, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे जो हमको क्लेम मिला है अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट ड्यू टू अर्थक्वेक, तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर के चलेंगे और इसको माइनस कर देंगे सरप्लस से, ठीक। अब इसकी एक आखिर फाइनली क्या होता है वो आप देखें, इसमें नीचे 3-4 लाइंस दे रखी हैं। हम कैसे इसको दिखाते हैं जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हो। सरप्लस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ये आपका जो लास्ट में दे रखा है सरप्लस, जो हमने बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर रखा है, इसको सबसे पहले लिखा, फिर इसमें प्लस किया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, जैसा कि आपको एक्सप्लेन किया गया पॉइंट नंबर 3 से लेकर के 11 तक, है ना। ये सब क्या हुए हैं, ये इनमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, और इसको आप प्लस कर देते हैं। जो टोटल आया इसमें से माइनस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना, जो आपकी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दे रखी है, यानी
पॉइंट नंबर 12 से 15 तक ये हमने सरप्लस से माइनस किया क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग थी। फाइनली जो आपका रिजल्ट आया उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, क्योंकि अभी भी इसमें जो वर्किंग कैपिटल वाला पार्ट है वो आपको ऐड लेस करते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी को, वो अभी इसमें आपको और सीखना है। तो ये आप बहुत ध्यान से इसको रिपीट करिए और कई बार इसको देखिए एक एक पॉइंट कि क्यों ये प्लस हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है। तो इफ़ वंस यू आर लॉजिकली क्लियर देन यू कैन वेरी वेल एंड ईजिली सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू बेटा, इसकी प्रैक्टिस करिए और इसमें आगे बढ़िए।